हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज की अगली कॉमिक्स, कटा हुआ हाथ, जो कि काली मौत का अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। अजीत नगर में प्रतिदिन एक लाश मिलने लगी थी। ओह, ये तो रामदीन की लाश है। देखो, शैतान इसका भी एक एक बूंद खून चूस गया। एक दिन लोगों ने उस खून पीने वाले हत्यारे को पकड़ लिया। महामंत्री का बेटा तिलक और हत्यारा, मार डालो, फांसी दे दो। और फिर राजा अजीत पाल ने उसको मौत की सजा सुनाई। हम इस हत्यारे को काली मौत की सजा देते हैं, इसे दीवार में चिन दिया जाए। नहीं नहीं, मैं तुझे मार डालूंगा राजा, किसी का जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब तिलक को काली मौत की सजा दी जा रही थी तभी, राजगुरु, ये कटा हुआ हाथ मेरी गर्दन से अलग करो। किसी तरह सैनिकों ने उस हाथ को राजा की गर्दन से अलग करके काली मौत में दफन करना चाहा तो सर, अरे वह कटा हुआ हाथ तो आकाश में उड़ गया। तिलक को दीवार में चिनकर काली मौत की सजा दे दी गई। उधर अजीत नगर से कई कोस दूर एक खंडहर के विशाल कक्ष में जाकर वह हाथ गिरा तो नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे वर्षों की मेहनत बेकार नहीं हो सकती। और फिर तांत्रिक कपाली आग की तरह जलने लगा। प्रतिशोध। हाँ, हाँ, अब मुझे 10 वर्ष तक तपस्या करनी होगी। फिर मुझे राजा से अपनी काली मौत का बदला लेना है। यहाँ तक की कहानी आप काली मौत कॉमिक्स में पढ़ चुके हैं। अब आगे। और फिर देखते ही देखते 10 वर्ष बीत गए। राजकुमार अजय और राजकुमारी कनिका अब जवान हो चुके थे। अजीत नगर के लोग महामंत्री के शैतान बेटे तिलक राज को बिल्कुल भूलकर सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन इधर महल के किसी कोने में जीवन अस्त व्यस्त था। उफ, ये कौन, ये क्या। यह कक्ष था राजकुमार अजय का, जो सोते सोते एकाएक उठ बैठा था। और यह देखकर उसकी आंखें आश्चर्य के साथ फटी की फटी रह गईं कि हे भगवान, ये तो पलंग हिल रहा है। ओह, पलंग छत की ओर जा रहा है। उफ, ये सब क्या हो रहा है। यह देख राजकुमार चीख पड़ा, कोई है, अरे कोई है। एकाएक पलंग बेहद तीव्र गति के साथ वापस पलटा और फर्श के साथ टकराया। थॉप! पलंग से फर्श पर गिरते ही अजय ने एक कटे हुए हाथ को खिड़की की ओर जाते देखा तो नहीं, बचाओ, बचाओ। ठीक उसी पल एक साथ कई सैनिक शयन कक्ष में दाखिल हुए और राजकुमार की स्थिति देखकर मूर्ति बने खड़े रह गए। राजकुमार की चीख सुनकर राजा रानी और राजकुमारी कनिका भी दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। अजय, क्या हुआ, क्या हुआ बेटा। भैया, तुम चीखे क्यों थे। पिताजी, एक कटा हुआ हाथ अभी यहाँ पर। कटा हुआ हाथ, क्या कह रहे हो। कहीं तुमने कोई सपना तो नहीं देखा। कुछ ही देर में राजवैद्य भी वहां पहुंचकर राजकुमार की चिकित्सा में लग चुके थे। चिंता की कोई बात नहीं महाराज, केवल मस्तक पर हल्की सी चोट लगी है। और फिर इस रहस्यमय घटना के कारण कोई भी सो नहीं सका। लेकिन अगली रात उस पहली रात से भी अधिक भयानक थी। आधी रात के समय एकाएक राजकुमारी कनिका की नींद टूट गई। खटा! अरे, ये आवाज कैसी थी। फिर जैसे ही राजकुमारी कनिका की निगाहें छत की ओर उठी, उसके कंठ से एक भयानक चीख निकल गई। आई! अभी वह सफल भी संभल भी नहीं पाई थी कि तभी वह हाथ उस पर झपटा और उसकी गर्दन से चिपक गया। भय की मारी राजकुमारी कनिका पुनः चीख पड़ी। बचाओ! मैं तुम्हें मार डालूंगा, मार डालूंगा। माँ, पिताजी, भैया, बचाओ, बचाओ। राजकुमारी के प्राण संकट में है, जल्दी करो, बचाओ। तोड़ दो, दौड़ तोड़ दो। अरे दौड़ तो भीतर से बंद है। कुछ ही देर में सैनिक दरवाजा तोड़कर भीतर घुस गए। अरे, राजकुमारी जी तो बेहोश पड़ी हैं और यहां तो कोई दूसरा भी नजर नहीं आ रहा। तभी राजा अजीत पाल, रानी व राजकुमारी अजय दौड़ते हुए वहां पहुंचे। क्या हुआ हमारी बेटी को। मेरी बेटी, अरे ये तो बेहोश पड़ी है। एक सैनिक ने राजकुमारी की चीखों के विषय में उन्हें बताया। राजवैद्य के आने तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। राजवैद्य ने आते ही राजकुमारी कनिका की जांच की, फिर गंभीर स्वर में बोला, किसी ने राजकुमारी कनिका का गला घोटकर मारने की चेष्टा की है महाराज। क्या। जी हाँ महाराज, ये देखिए, राजकुमारी की गर्दन पर किसी के हाथ के नाखूनों के निशान हैं। फिर राजकुमारी कनिका ने होश में आने पर जो कुछ बताया, उसे सुनकर राजा अजीत पाल के मस्तक पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। पिताजी, वह कटा हुआ हाथ हमें मार डालना चाहता था, वह हमें मार डालेगा पिताजी। माँ, हिम्मत से काम लो बेटी। तुमने तुमने कोई सपना देखा होगा, बुरा सपना। नहीं, वह सपना नहीं था माँ, वह हकीकत थी। वह सचमुच कटा हुआ हाथ था, उसमें से खून भी टपक रहा था। और राजकुमारी फूट फूट कर रोती चली गई।
अगली सुबह राजा अजीतपाल राजगुरु के आश्रम में पहुंचे। वह लौट आया है राजगुरु। कौन? कौन लौट आया राजन? और ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? सुना है राजकुमार और राजकुमारी पर किसी ने प्राणघातक हमला किया है। वही तो हम आपसे कहना चाहते हैं राजगुरु कि तिलक का कटा हुआ हाथ फिर से लौट आया है। उसी ने राजकुमार और राजकुमारी पर हमला किया है। उसने राजकुमारी को जान से मार डालने की धमकी दी है। तुम फिक्र मत करो राजन, मैं इस समस्या से निपटने का कोई ना कोई हल अवश्य ही ढूंढ लूंगा। लेकिन एक बात मेरी समझ नहीं आई। क्या बात समझ नहीं आई? राजगुरु, इतने वर्ष बीत जाने के पश्चात एकाएक वह कटा हुआ हाथ कैसे लौट आया? मैं इसका पता लगाऊंगा। मैं कल तुमसे भेंट करूंगा राजन, लेकिन तब तक सावधान रहना। इसके बाद महाराज वापस महल में लौट आए। उस रात महल के चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा था। महाराज व रानी रूप स्वरूप अपने शयन कक्ष में ना चाहते हुए नींद के आगोश में चले गए थे। तभी दरवाजे की झिर्री में से धुएं की एक पतली लकीर भीतर दाखिल होने लगी। धुएं की वह पतली लकीर शीघ्र ही एक पारदर्शी इंसान साय में परिवर्तित हो गई, जिसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी। वह शैतान साया धीरे धीरे लगभग हवा में तैरता हुआ सा रानी के बिस्तर तक जा पहुंचा और अगले ही पल उसके होंठ रानी की गर्दन पर चिपक गए। गर्दन पर चुभन का एहसास होते ही एकाएक रानी ने अपनी आंखें खोल दी। उफ! और उस सफेद साय को देखते ही रानी ने चीख पड़ना चाहा, लेकिन रानी स्वरूप के लाख कोशिश करने पर भी उसकी आवाज गले से बाहर ना निकल सकी। कुछ ही देर में रानी की गर्दन एक ओर को डुलक चुकी थी। वह साया अपनी प्यास बुझाकर धुएं में विलीन हो गया, जबकि महाराज गहरी नींद में सोते ही रह गए। फिर अगली सुबह महल में हाहाकार मच गया। रानी रूप स्वरूप की भयानक मृत्यु के विषय में जिसने सुना वही ठगा सा खड़ा रह गया। रानी जी का स्वर्गवास? उफ! सुनो, कोई दुष्ट आत्मा उनका रक्त पी गई है। उफ! लगता है इस महल पर किसी बुरी आत्मा ने डेरा डाल लिया है। राजकुमार अजय और राजकुमारी कनिका तो माँ के शव पर पछाड़े खा खाकर गिर रहे थे, फूट फूट कर रो रहे थे। ओ माँ, ये क्या हो गया माँ? उफ माँ, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? आह! उस शैतान ने रानी को मार डाला और मैं गहरी नींद सोता रह गया। देखिए पिताजी, माँ की गर्दन पर भी उस कटे हुए हाथ के निशान हैं। पिताजी, 8-10 वर्ष पहले तिलक का कटा हुआ हाथ आकाश में उड़ गया था। कहीं यह वही हाथ तो नहीं है? हाँ बेटे, यह वही हाथ है। शायद वह हमसे प्रतिशोध ले रहा है। पिताजी, फिर इस कटे हुए हाथ का नाश कैसे किया जा सकेगा? इस संकट से केवल राजगुरु ही बचा सकते हैं। और कुछ ही देर में राजगुरु भी वहां पहुंचे। मुझे रानी जी की इस आकस्मिक मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत अफसोस हुआ है राजन, लेकिन अब वह कटा हाथ मनमानी नहीं कर सकेगा। यह पवित्र मालाएं अपने गले में पहन लो और इन्हें कभी शरीर से अलग मत करना। जो आज्ञा गुरुदेव। तीनों ने उन मालाओं को तुरंत गले में पहन लिया। लेकिन क्या यह माला ही इस भयंकर समस्या का हल है? क्या इस तरह हम आजीवन इस भयंकर खतरे से मुक्त रह सकेंगे? जब तक ये मालाएं तुम्हारे गले में पड़ी रहेंगी, वह शैतान तुम्हें छू भी ना सकेगा। बस अभी मुझे यही कहना है। महल से कई कोस दूर तांत्रिक कपाली, जय महाकाल, हे महादेव, तुम्हारे आदेश के अनुसार मैंने 10 वर्ष तक कठोर तपस्या की और तिलक की आत्मा को शक्तिशाली बनाया है। लेकिन महाकाल, मैंने उसे अपना शिष्य चुना था और सोचा था कि मेरे बाद आपकी सेवा का भार मेरा शिष्य संभालेगा। लेकिन मेरी कामना अभी भी अधूरी है महाकाल। मेरी सांसें केवल इसलिए अटकी हुई हैं कि मैं इसे अभी तक विधिवत रूप से अपना शिष्य बनाकर गद्दी नहीं सौंप सका। मुझे रास्ता दिखलाओ हे देव, अन्यथा मृत्यु के बाद मेरी आत्मा कष्टपूर्ण स्थिति में भटकती रहेगी। वत्स कपाले, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, लेकिन तिलक को अपना शिष्य बनाने से पूर्व तुम्हें उसका शरीर प्राप्त करना होगा, ताकि तिलक की आत्मा उसमें प्रवेश कर सके। तत्पश्चात वह उसका पुनर्जीवन होगा और वह पहले से भी कहीं अधिक शक्तिशाली व भयानक बन जाएगा। लेकिन तिलक का शव तो महल के तहखाने की दीवारों में दफन है। तो उन दीवारों को तोड़ डालो। शव का मिलना बेहद आवश्यक है, अन्यथा तिलक को अपना शिष्य बनाने का विचार त्याग दो। क्या इस काम में किसी की मदद ले सकता हूँ? बिना किसी की मदद के तुम ये कार्य करना भी नहीं, क्योंकि अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारा भी वही हाल किया जा सकता है जो 10 वर्ष पूर्व तुम्हारे तिलक का हुआ था। धन्यवाद महाकाल। अब मैं तुम्हें अंतिम बार तभी याद करूंगा जब तिलक का शरीर प्राप्त कर लूंगा। उसके इतना कहते ही महाकाल ने बोलना बंद कर दिया। यह देख तांत्रिक कपाली की सुर्ख आंखों में भला किसी चमक उभर आई और वह किसी खूनी भेड़िए के समान कुर्रा उठा। तुम फिक्र मत करना तिलक, शीघ्र ही मैं तुम्हें नया जन्म दूंगा, शीघ्र ही। उसके बाद वह अपना आसन छोड़कर उठा और एक तरफ चल पड़ा।
इस काम में केवल एक ही व्यक्ति मेरी मदद कर सकता है, और वह भी अच्छा है कि वह यही है, मेरे पास। उधर राजकुमारी कनिका और राजकुमार अजय। ये तुम क्या कह रही हो कनु? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं सच कह रही हूँ भैया। अपने कक्ष की खिड़की से मैंने अपनी आंखों से एक नकाबपोश को उस तहखाने की ओर जाते देखा है, जिसमें 10 वर्ष पूर्व उस दरिंदे तिलक को काली मौत दी गई थी। कौन हो सकता है वह? और इस समय वह तहखाने में क्यों जाने लगा? कहीं इन सब समस्या रहस्यमय घटनाओं से उस नकाबपोश का संबंध तो नहीं? हमें तुरंत मालूम करना होगा कि वह कौन है और तहखाने में उसका क्या संबंध है। तुम आओ मेरे साथ। और अगर उसका संबंध तहखाने से है तो मेरी माँ की मृत्यु से भी है, और अपनी माँ के हत्यारे को मैं स्वयं अपने हाथों से सजा देना चाहता हूँ। लेकिन भैया, पहले सैनिकों को बुला लेना ठीक रहेगा। नहीं करूँ, इस प्रकार पूरे महल में हलचल मच जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि इसका लाभ उठाकर वह नकाबपोश हमारी निगाहों से गायब हो जाए। फिर हमें घबराने की क्या आवश्यकता है? हमारे पास राजगुरु की दी पवित्र मालाएं हैं। ठीक है, चलो। दोनों धड़कते हुए दिलों के साथ तहखाने की ओर चल पड़े, और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा, अरे, तहखाने का ताला खुला पड़ा है। इसका मतलब कि उस नकाबपोश के पास इस ताले की चाबी थी। दोनों पंजों के बल चलते हुए तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगे। तभी अचानक दोनों बुरी तरह से चौंक पड़े। वह रहा, वह काली मौत को खोदने का प्रयास कर रहा है। शायद इसी चारदीवारी में तिलक को दफन किया गया था। यह देख उत्तेजित राजकुमार अजय तुरंत गरज उठा। ठहरो, कौन हो तुम? किसी की उपस्थिति का एहसास होते ही वह नकाबपोश पलटा, और अगले क्षण उसने राजकुमार पर आक्रमण कर दिया। ओह भैया, बचो! आह! नकाबपोश ने बेहद तेजी के साथ कुदाल का वार राजकुमार अजय पर किया। अजय भी उतना ही फुर्ती के साथ स्वयं को झुकाई देकर बच गया। साय! ओह! आह भैया! नकाबपोश तहखाने के दरवाजे की ओर लपका। तुम बचकर नहीं भाग सकते दुष्ट! अजय वहीं से छलांग लगाकर नकाबपोश के पांव में बेड़िया बनकर लिपट गया। मैं तुझे भागने नहीं दूंगा हत्यारे! यह देखते ही नकाबपोश ने दूसरे पांव की ठोकर अजय के सिर पर जड़ दी। आह! इस बार इस कोशिश से पकड़ ढीली होते ही नकाबपोश पुनः सीढ़ियों की तरफ लपका। राजकुमार अजय उसके पीछे पीछे तहखाने से बाहर आया, लेकिन अरे, कहां गया? तभी पहरे पर तैनात कुछ सैनिक वहां पहुंचे, और राजकुमार अजय को इस अवस्था में देखकर वे चकित हो पूछने लगे, राजकुमार जी, आप इस वक्त यहाँ? यह समय इन बातों का नहीं है मूर्खों। उसे पकड़ो। पूरे महल के सैनिकों और पहरेदारों को सावधान कर दो। एक नकाबपोश जिसके हाथ में कोदाल है बचकर ना निकलने पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज की कॉमिक कटा हुआ हाथ के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।